नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फ्रेंड्स एट प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल पर। और इस चैनल पर रोजाना मैं लेके आता हूं आपके लिए करंट अफेयर और जनरल स्टडीज से रिलेटेड ये वीडियो, जिसमें मैं बात करता हूं किस तरह से आप करंट अफेयर और जनरल स्टडीज की प्रिपरेशन कर सकते हैं और किस तरह आप प्रैक्टिस कर सकते हैं इन क्वेश्चन की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को इस क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन को जिस तरह से है, विद रेफरेंस टू शेखर सहकार मित्र स्कीम ऑन इंटर्नशिप प्रोग्राम SIP कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इस क्वेश्चन में आपसे जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है जिसके रिगार्डिंग में, वो है सहकार मित्र स्कीम के बारे में। और ये सहकार मित्र स्कीम क्या है, इससे रिलेटेड आपके पास यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट गिवन है। ये फर्स्ट स्टेटमेंट है और ये सेकंड स्टेटमेंट है। उसके बाद आपसे पूछा जा रहा है विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव आर करेक्ट। इनमें से करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है ये आइडेंटिफाई करना है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग बोला जा रहा है, इट वाज लॉन्च बाय द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, यानी कि इसे मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट ने इसे स्कीम को लॉन्च किया है अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट 1। और स्टेटमेंट 2 में बोला जा रहा है, इट इज ए इनिशिएटिव बाय द नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कोऑपरेशन, जिसे शॉर्ट में हम बोल सकते हैं NCDC। फर्स्ट में बोला गया मिनिस्ट्री लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के अंदर है, और सेकंड में बोला गया कि ये नेशनल डेवलपमेंट कोऑपरेशन, नेशनल कोऑपरेशन डेवलपमेंट के अंदर ये आता है। यानी कि दो ये स्टेटमेंट दे दिए गए हैं आपको। अब आपको ये बताना है स्टेटमेंट करेक्ट कौन सा है। तो अकॉर्डिंग टू जो फर्स्ट ऑप्शन है आपके पास, उसके अंडर बोला जा रहा है कि फर्स्ट स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। सेकंड बी ऑप्शन में आपसे बोला जा रहा है कि सेकंड स्टेटमेंट वो करेक्ट है। सी में आपसे बोला जा रहा है बोथ 1 and 2, यानी कि फर्स्ट स्टेटमेंट और सेकंड स्टेटमेंट दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। और डी में बोला जा रहा है नाइदर 1 nor 2, इट मींस ना फर्स्ट स्टेटमेंट ना सेकंड स्टेटमेंट, इनमें से कोई सा भी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। तो करेक्ट स्टेटमेंट क्या है, इसके अकॉर्डिंग आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए। तो आई होप आप लोगों ने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिया होगा। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है, करेक्ट आंसर इसका बी, इट मींस सेकंड स्टेटमेंट है वो करेक्ट है, फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है। फर्स्ट स्टेटमेंट जो आपसे बोला गया कि ये लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री के अंदर आता है, ये गलत हो गया इसके अंदर। यानी कि ये जो सहकार मित्र जो स्कीम है, जो एक इंटर्नशिप प्रोग्राम है, सहकार मित्र जो कि इंटर्नशिप प्रोग्राम है, एक स्कीम कह सकते हैं आप, और इसे जो लॉन्च करने वाली मिनिस्ट्री है वो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर है। ठीक है, तो ये मिनिस्ट्री में गड़बड़ थी, इसलिए फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा गलत हो गया। बाकी जो सेकंड स्टेटमेंट बोला गया ये करेक्ट है। इट मींस ये हो गया कि ये नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के अंदर ये आता है। तो सेकंड स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। और इसकी ये एक तरह से क्या है कि इंटर्नशिप प्रोग्राम है, यानी कि जो यंग प्रोफेशनल्स होते हैं उनको एक तरह से एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की जाती है ताकि वो प्रैक्टिस कर सके और उन्हें एक तरह से एक्सपोजर मिल सके, इसलिए से ये स्कीम को लॉन्च किया गया है। तो करेक्ट आंसर हमारा इसके अंदर बी हो गया। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है ये जीएसटी काउंसिल से रिलेटेड है। आप सबको पता होगा 2017 में जीएसटी काउंसिल का गठन किया गया था, मतलब ये स्टैब्लिश्ड हुई थी और ये हमारे सामने आई थी। तो उससे रिगार्डिंग आपके पास ये क्वेश्चन है जिसके अंदर दो स्टेटमेंट दिया गया है, ये फर्स्ट स्टेटमेंट है और ये सेकंड स्टेटमेंट है। और नीचे आपसे पूछा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट गिवन अबव आर करेक्ट, यानी कि करेक्ट स्टेटमेंट क्या है इन दोनों में से, ये एड में आइडेंटिफाई करना है। तो आपके पास जो फर्स्ट स्टेटमेंट है उसके अकॉर्डिंग बोला जा रहा है, इट इज ए स्टैट्यूटरी बॉडी स्टैब्लिश्ड बाय द गुड्स एंड सर्विस एक्ट, यानी कि गुड्स एंड सर्विस एक्ट 2017 में जो आया था उसके तहत इसका स्टैब्लिशमेंट हुआ है अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट 1। स्टेटमेंट 2 में आपसे बोला जा रहा है, इट इज ए फेडरल बॉडी, यानी कि फेडरल सिस्टम के बारे में बात करता है ये, वेयर एवरी डिसीजन शैल बी टेकन बाय द मेजोरिटी ऑफ नॉट लेस देन 2/3 ऑफ द वेटेज वोट, यानी कि इसके अंदर ये बोला जा रहा है कि फेडरल सिस्टम का ये एक बॉडी है जिसके अंदर 2/3 की अगर मेजोरिटी होगी तब डिसीजन लिया जाएगा अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट सेकंड। अब आपके पास जो ऑप्शन है, ऑप्शन के हिसाब से बोला जा रहा है कि वन स्टेटमेंट, यानी जो पहला स्टेटमेंट है वो करेक्ट है अकॉर्डिंग टू ऑप्शन 1 ए। अब बी में आपसे बोला जा रहा है ऑप्शन में कि सेकंड स्टेटमेंट वो करेक्ट है, और सी में बोला जा रहा है बोथ 1 and 2, यानी कि दोनों स्टेटमेंट 1 and 2 दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। और डी में एज यूजुअल आपसे बोला जा रहा है कि ना 1 यानी फर्स्ट ना सेकंड, दोनों में से कोई सा भी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। तो आपके अकॉर्डिंग करेक्ट स्टेटमेंट क्या है, क्वेश्चन को अच्छे से अटेम्प्ट कर लीजिए। तो ये जीएसटी काउंसिल से रिलेटेड है। आई होप आप लोगों ने, ये काफी न्यूज में रहता है आजकल, अब पता ही होगा आप लोगों को। क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो डी हो जाएगा। डी का मतलब ये कि दोनों स्टेटमेंट गलत दिया हुआ है, यानी कि जो फर्स्ट स्टेटमेंट जैसा कि आपको बोला गया था कि ये गुड्स एंड सर्विस एक्ट के तहत इसको स्टैब्लिश किया गया था, ये स्टैच्यूटरी बॉडी है। तो यहां ये गड़बड़ होगी, इसके अंदर गड़बड़ ये होगी, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ये स्टैच्यूटरी बॉडी नहीं बल्कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, यानी कॉन्स्टिट्यूशन में से मेंशन किया गया है। और ये आता है आर्टिकल 279 के अंदर आता है, 279 आर्टिकल जो उसके अंदर अमेंडमेंट कर करके इसको लाया गया है।
और ये हमारी कंट्री के अंदर 101 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, यानी कि 101st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आप बोल सकते हैं हमारी कंट्री के अंदर ये। अच्छा, दूसरी बात जो ये दूसरा से ये बोला गया था, इसमें जो डिसीजन लिया जाता है वो मेजोरिटी ऑफ दो जो भी मेंबर्स है उसकी मेजोरिटी के हिसाब से लिया जाता है, और ये बोला गया कि 2/3 की मेजोरिटी होगी तब बात की जाएगी। नहीं, ये भी स्टेटमेंट यहाँ गलत हो गया। गलत होने का मतलब ये है यहाँ पे कि भी इसके अंदर क्या होता है, काउंसिल के तहत इसको डिसीजन लिया जाता है, और डिसीजन लेने के लिए जो मेजोरिटी की बात की है वो जो कंडीशन है वो कंडीशन ये है कि मेजोरिटी ऑफ द नॉट लेस देन 3/4 ऑफ द वेटेज, यानी कि 3/4 से कम वेटेज नहीं होना चाहिए अगर किसी डिसीजन को लेना है। इट मींस ये हुआ कि 75% से ज्यादा मेंबर अगर किसी बात पे एग्री है, ठीक है, 75% अगर मेंबर अगर एग्री है किसी चीज को लेकर के, तब जाके डिसीजन लिया जाएगा। ठीक है, यानी कि अब आपको ये याद रखना कि काउंसिल के अंदर जो डिसीजन लिया जाता है 75% से ज्यादा लोग अगर एग्री कर रहे हो उसके ऊपर डिसीजन होगा। और इसमें क्या होता है, सेंटर की कंपैरिजन में स्टेट वगैरह को ज्यादा वेटेज दिया जाता है इस काउंसिल के अंदर, ये आपको ध्यान रखना। और जीएसटी के बाद में 2 फैक्टर और याद रखनी है, इसे आर्टिकल 279A के अंदर इसे अमेंडमेंट करके, यानी कि 279 को अमेंड करके हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लाया गया है, और 101 इसका ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है। तो करेक्ट आंसर हमारा डी हो गया, यानी कि दोनों स्टेटमेंट गलत हो गया। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है विद रेफरेंस टू द 9th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी का क्वेश्चन है, और आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि 9th शेड्यूल क्या है उसके रिगार्डिंग ये क्वेश्चन है। तो यहां पे भी आपके पास 2 स्टेटमेंट है, फर्स्ट ये सेकंड ये, और आपसे पूछा जा रहा है कि करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है ये बताइए। तो फर्स्ट स्टेटमेंट पहले देख लेते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट में बोला जा रहा है द शेड्यूल वाज एडेड थ्रू द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1951, यानी कि 9th शेड्यूल जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो आया था उसके बारे में बोला जा रहा है। ये हमारी कंट्री में जो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था 1951 में, इसके तहत इसके अंतर्गत इसे क्या किया, इसे ऐड किया गया था। ये अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट 1 इसमें ये बात बोली जा रही है। और स्टेटमेंट 2 में आपसे बोला जा रहा है द लॉ प्रोटेक्टेड अंडर द शेड्यूल डील ओनली विद द लैंड रिफॉर्म, यानी कि ये जो अमेंडमेंट लेके आया गया था ये डील करता है, यानी कि ये जो शेड्यूल डील करता है सिर्फ लैंड रिफॉर्म के बारे में डील करता है, कि हमारी कंट्री में जो लैंड रिफॉर्म का सिस्टम ठीक ठाक हो जाए उसके रिगार्डिंग में ये डील करता है। ये बोला जा रहा है 9th शेड्यूल। तो ये 2 स्टेटमेंट है, और आपको करेक्ट स्टेटमेंट क्या है ये आपको आइडेंटिफाई करना है। तो हमेशा की तरह 4 ऑप्शन है आपके पास, A B C D। ए में बोला जा रहा है फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, बी में बोला जा रहा है सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, सी में बोला जा रहा है बोथ 1 और 2 दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, और लास्ट ऑप्शन जो आपके पास डी है, डी में बोला जा रहा है ना फर्स्ट ना सेकंड, यानी कि दोनों में से कोई सा भी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। तो करेक्ट स्टेटमेंट क्या है ये आपको आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो ए, यानी कि फर्स्ट स्टेटमेंट है, सिर्फ ये करेक्ट है, यानी कि ये फर्स्ट अमेंडमेंट जो हमारी कंट्री में हुआ था 1951 में, इसके तहत ये 19 शेड्यूल आता है। बिल्कुल सही बात है। अच्छा, अब ध्यान देने वाली बात ये कि इस 9th शेड्यूल के अंदर जो असली बात जो बताई जानी चाहिए वो लैंड रिफॉर्म के बारे में नहीं है, बल्कि ये लिस्ट ऑफ सेंट्रल और स्टेट के लॉ जो बना सकती है उसके बारे में लिस्ट के रिगार्डिंग में। यानी कि आप लोग जानते हैं कि हमारी कंट्री में एक कॉन्करेंट लिस्ट होती है, एक स्टेट लिस्ट होती है और एक सेंट्रल लिस्ट होती है। 3 तरह की लिस्ट होती है, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट और सेंट्रल लिस्ट। सेंट्रल लिस्ट के अंदर ये होता है जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है वो लॉ बनाती है। स्टेट लिस्ट के अंदर ये होता है कि जो स्टेट उसके ऊपर पावर रखती है और स्टेट उसके ऊपर लॉ बनाती है। और कॉन्करेंट लिस्ट में दोनों मिलकर लॉ बनाते हैं, लेकिन अगर लॉ नहीं बना हुआ है तो स्टेट का जो लॉ है उसे माना जाता है। ये कंडीशन है, ये 9th शेड्यूल के अंदर इस चीज के बारे में बात किया जाता है। बाकी जो सेकंड स्टेटमेंट जो आपसे बोला गया था सेकंड स्टेटमेंट के अंदर कि भी ये सिर्फ डील करती है किसके, लैंड रिफॉर्म के बारे में, ये गलत हो गया। सिर्फ लैंड रिफॉर्म के बारे में बात नहीं करती, ये तो कुछ और काम के लिए बनाई गई है। यानी कि आप ये बोल सकते हैं कि भी ये जो इसका जो आंसर है जो सेकंड स्टेटमेंट जो है ये हमारा गलत हो गया। यानी कि ये लैंड रिफॉर्म के बारे में ही बात नहीं करती, बल्कि ये लिस्ट के बारे में भी बात करती कि कौन सी लिस्ट के अंदर कौन कौन से काम हो सकते हैं। यानी कि ये ब्रॉडर कॉन्सेप्ट के बारे में बात की जा रही है। और मेनली जो ये जो आया गया था इसके अंदर क्या है कि इससे पहले यानी लैंड रिफॉर्म की अगर मैं बात करूं तो ये जो इस शेड्यूल को लाने का मतलब ये था कि लैंड वगैरह जो आइटम है इसको स्टेट लिस्ट के अंदर डाला गया। यानी कि ये सब्जेक्ट टू स्टेट है, यानी कि स्टेट के अंदर है ये पावर कि लैंड से रिलेटेड वो लॉ बना सकती है। और मेनली जो ये शेड्यूल लाया गया था, ये अमेंडमेंट किया गया, वो इसलिए किया गया था हमारी कंट्री में ताकि जो जमींदारी सिस्टम था हमारी कंट्री के अंदर उसको एबॉलिश कर सके, उसे खत्म किया जा सके। मेन मोटिव ये था। और उसके तहत हमारे यहाँ जो आर्टिकल 31 है उसके अंदर अमेंडमेंट किया गया था। 31
31B तक इसे लाया गया था। यानी कि जो पहले जो प्रॉपर्टी का राइट वो हमारी कंट्री में हुआ करता था, राइट टू प्रॉपर्टी, उसको स्टेब्लिश जो हुआ था पहले जो था, इसको खत्म कर दिया गया था इसके अंदर। ठीक है, तो करेक्ट आंसर जो हमारा हो जाएगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा। ए का मतलब ये कि ओनली फर्स्ट स्टेटमेंट वो करेक्ट है, सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। क्यों नहीं है, मैंने आपको बता दिया। ये लैंड रिफॉर्म के अलावा बाकी और भी चीजों के ऊपर बात करता है कि कौन सी चीज के अंदर, यानी कि कौन से लिस्ट के अंदर कौन कौन काम करेगी, उसके बारे में डिटेल में बात करता है 9th शेड्यूल। सेंट्रल लिस्ट के बारे में भी, स्टेट लिस्ट के बारे में भी, और कॉन्करेंट लिस्ट के बारे में। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बाकी आप डिटेल में मैं जो एक्सप्लेनेशन मैंने दी है चाहे तो आप पढ़ भी सकते हैं वीडियो को पॉज करके। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे बोला जा रहा है विद रेफरेंस टू द वर्ल्ड फूड प्राइस, यानी कि वर्ल्ड फूड प्राइस रिसेंटली गिवन दिया गया है, उसके रिगार्डिंग में आपके पास ये स्टेटमेंट है। आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा स्टेटमेंट इसके अंदर करेक्ट है। तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट है, ये सेकंड स्टेटमेंट है। ये दो स्टेटमेंट आपको दे दिए गए हैं। इन दोनों स्टेटमेंट से आपको आइडेंटिफाई करना कि करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट स्टेटमेंट, पहले फर्स्ट स्टेटमेंट देख लेते हैं, इसमें क्या बोला जा रहा है। इट इज गिवन टू द ऑर्गेनाइजेशन, ये ऐसा बोला जा रहा है, ये जो दिया जाता है ऑर्गेनाइजेशन को दिया जाता है, हु हैव एडवांस ह्यूमन डेवलपमेंट बाय द इंप्रूविंग द क्वालिटी, क्वांटिटी, एबिलिटी ऑफ द फूड। यानी कि किसी पूरे वर्ल्ड के अंदर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को ये दिया जा सकता है अगर वो काम कर रही है किसी भी ह्यूमन डेवलपमेंट के एडवांसमेंट के अंदर। यानी कि ये कह सकते हो फूड की क्वालिटी को इंप्रूव करने के लिए, उसकी क्वांटिटी बढ़ाने के लिए, और उसकी एबिलिटी को बढ़ाने के लिए अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन ये काम करती है, उसको वर्ल्ड फूड प्राइस दिया जाता है अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट 1। और स्टेटमेंट 2 में बोला जा रहा है इट वॉज रिकॉग्नाइज कंट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ न्यूट्रिशन एंड रूरल डेवलपमेंट। यानी कि ये एक तरह से जो प्राइस दिया जाता है रिकॉग्नाइज करने के लिए, अगर कोई न्यूट्रिशन के फील्ड में या फिर रूरल डेवलपमेंट के फील्ड में कोई कुछ काम अच्छा कर, उसको रिकॉग्नाइज करने के लिए ये प्राइस दिया जाता है। ये आपसे बोला जा रहा है सेकंड स्टेटमेंट के अंदर। अब आपको ये बताना है कि करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। आपके पास ऑप्शन कुछ इस तरह से है। ऑप्शन ए में बोला जा रहा है फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, बी में बोला जा रहा है सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, सी में बोला जा रहा है बोथ 1 2 यानी कि दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, और डी में बोला जा रहा है नाइदर 1 नॉट 2 यानी कि दोनों में से कोई सा भी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। तो करेक्ट स्टेटमेंट क्या है ये आपको इसमें आइडेंटिफाई करना है। चलिए क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए अब। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा, करेक्ट आंसर इसके अंदर बी हो जाएगा। बी का मतलब सेकंड स्टेटमेंट वो करेक्ट है, फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है। गलत क्यों है इसके अंदर? इसके अंदर जो बोला गया था ना कि ये ऑर्गेनाइजेशन को दिया जाता है, ये गलत हो गया अंदर। यानी कि इसके अंदर ये ऑर्गेनाइजेशन को ना दे करके इसे दिया जाता है किसी भी इंडिविजुअल को दिया जाता है, बस ये गलती थी। बाकी आप ये कह सकते हो ये ह्यूमन डेवलपमेंट के फील्ड में दिया जाता है, क्वालिटी, फूड की क्वालिटी इंप्रूव करने के लिए, उसकी क्वांटिटी इंप्रूव करने के लिए, और उसकी एबिलिटी को इंप्रूव करने के, यानी कि सबको अवेलेबल मिले, सबको इजीली मतलब आसानी से उपलब्ध मिल जाए, उसकी क्वांटिटी बढ़ जाए, उसकी क्वालिटी बढ़ जाए। तो जो इस फील्ड में रिसर्च वगैरह करते हैं इंडिविजुअल पर्सन, उसको ये अवार्ड दिया जाता है वर्ल्ड फूड प्राइज। ठीक है, अच्छा अभी ये न्यूज में क्यों? इसका एक सिंपल सा रीजन ये है कि हमारी कंट्री यानी कि इंडिया और अमेरिकन बेस्ड एक साइंटिस्ट कह लीजिए आप, तो उन्होंने कुछ काम किया हुआ था इस फील्ड में, जिनका नाम है डॉक्टर रतन लाल। तो उन्हें रिसेंटली ये 2020 का प्राइज गिवन है, इस वजह से ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि 2020 का प्राइज किसको दिया है। तो डॉक्टर रतन लाल जी को ये प्राइज दिया गया था, और उन्होंने जो काम किया था वो सॉइल सेंट्रिक अप्रोच के तहत, सॉइल सेंट्रिक अप्रोच के तहत कि फूड का जो प्रोडक्शन है उसे किस तरह इंक्रीज किया जा सकता है। ठीक है, नेचुरल रिसोर्सेज को कैसे माइग्रेट किया जा सकता है, और जिस तरह से जो क्लाइमेट चेंज है, जो एक इशू क्रिएट हो रहा है, इसको ध्यान में रखते हुए, इसको डील करते हुए किस तरह से प्रोडक्शन को इंक्रीज किया जा सकता है, इसके रिगार्डिंग इन्होंने काम किया था, इसलिए इनको ये प्राइज दिया जा रहा है। तो अब आपको ये पता हो गया कि वर्ल्ड फूड प्राइज दिया जाता है किसी भी इंडिविजुअल को अगर वो उसकी क्वांटिटी, क्वालिटी और उसके एबिलिटी के बारे में कोई रिसर्च वर्क करता है, तो ये एक तरह से उसको रिकॉग्नाइज किया जाता है। ठीक है, और इसके अलावा ये जो प्राइज दिया जाता है किसी भी प्लांट, एनिमल, सोइल साइंस, फूड साइंस और टेक्नोलॉजी की, या फिर यूं कहोगे न्यूट्रिशन, रूरल डेवलपमेंट के फील्ड में अगर कोई काम करता है तो उनको ये प्राइज दिया जाता है। ये एरिया है जिस एरिया को ये प्राइज कवर करता है। और रिसेंटली हमारी कंट्री के मतलब यूं बोल सकते हैं इंडियन बेस्ड अमेरिकन साइंटिस्ट डॉक्टर रतन लाल जी को ये प्राइज दिया गया है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हमारा बी हो गया। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग मेंशन स्कीम इज नॉट implemented by the small farmer agriculture agri business constraints, यानी कि जिसे शॉर्ट में हम बोल सकते हैं
SFAC के तहत कौन कौन से प्रोग्राम को इंप्लीमेंट नहीं किया जाता, आपको ये बताना है। तो यहाँ पे आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए, चारों ऑप्शन के अंतर्गत आपके पास क्या है कि डिफरेंट स्कीम या प्लान गिवन है। आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि इसके तहत, यानी कि स्मॉल फार्मर एग्री बिजनेस कॉन्स्ट्रूम के तहत, इसे शॉर्ट में बोला जाता है SFAC के तहत, जिसको कंसीडर नहीं किया जाता है, यानी कि उस प्रोग्राम को आइडेंटिफाई करना है जो इसके अंदर नहीं आता है, इसके अंदर इंप्लीमेंट नहीं किया जाता है। यानी कि 3 तो इंप्लीमेंट किए जाते हैं, 1 नहीं किया जाता है, उसको आपको आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए। ठीक है, तो ऑप्शन ए में आपसे बोला जा रहा है, इसके अंदर इक्विटी ग्रांट एंड क्रेडिट ग्रांट फंड जो है, ये बात की जा रही है कि भाई ये इसके अंदर नहीं आता है, ऑप्शन ए के अंदर। बी के अंदर बोला जा रहा है कि वेंचर कैपिटल असिस्टेंट, यानी कि जिसे VCA स्कीम बोल सकते हैं, वो इसके अंदर नहीं आता है। सी में बोला जा रहा है कि नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट, यानी कि नेम स्कीम जो अभी रिसेंटली लॉन्च हुई है, ज्यादा पुरानी नहीं है, तो ये बोला जा रहा है कि भी ये इसके अंदर नहीं आता है। और लास्ट में एक ऑप्शन जो आपके पास दिया गया डी ऑप्शन, इसमें बोला जा रहा है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, इसके अंदर नहीं आता है। तो आपको ये बताना है कि कौन सी स्कीम इसके अंदर इंप्लीमेंट नहीं होती, ये आपको आइडेंटिफाई करनी है। ठीक है, तो 4 ऑप्शन है, क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए। तो क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है, करेक्ट आंसर का डी हो गया। डी का मतलब यह है कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना इसके अंदर नहीं आती। तो इसके अंदर जो चीजें आती है उसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं, यानी कि जिसे शॉर्ट में हम बोल सकते हैं कि SFAC के अंदर जो जो चीजें आती है वो हम बात करने वाले हैं। SFAC का मतलब है, ये बोल सकते हो आप, स्मॉल फार्मर एग्री बिजनेस कॉन्स्ट्रूम, जिसे शॉर्ट में हम SFAC बोलते हैं। इसे एस्टेब्लिश किया गया था 1994 में, इसे एस्टेब्लिश किया गया था, और ये किया गया था सोसाइटी रेगुलेशन एक्ट 1860 के तहत, यानी कि हमारी कंट्री में जो ब्रिटिश के टाइम में जो एक्ट था 1860 का, सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट, उसके तहत 1994 में इसे एस्टेब्लिश किया गया था। और इसके अंदर जो प्रोग्राम्स जो इंप्लीमेंट किए जाते हैं, या यूं कहूं कि जो स्कीम इंप्लीमेंट किए जाते हैं, वो किए जाते हैं इक्विटी ग्रांट क्रेडिट स्कीम। ठीक है, यानी कि कोई कुछ अगर बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है तो उसको इक्विटी का कैसे ग्रांट मिले, कैसे वो उसे ऑब्टेन करे, उसके रिगार्डिंग में, यानी कि लोन वोन से रिलेटेड आप एक तरह से बोल सकते हो। तो यानी कि इक्विटी उसे कहां से मिल सके अपने बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, तो उससे रिलेटेड, यानी कि इक्विटी ग्रांट क्रेडिट फंड के रिलेटेड जो स्कीम है उसके तहत इसको सपोर्ट किया जाता है, यानी कि ये प्रोग्राम इसके अंदर इंप्लीमेंट किया जाता है। फर्स्ट। सेकंड बोला जा रहा है कि वेंचर कैपिटल असिस्टेंट, यानी कि कैपिटल फॉर्मेशन में जो से असिस्टेंट मिल सके किसी भी फार्मर वगैरह को, किसी भी एग्रीकल्चर से रिलेटेड अगर कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो वहां इसे सपोर्ट किया जाता है। और नेक्स्ट बोला जा रहा है कि फार्मर प्रोडक्शन ऑर्गेनाइजेशन स्कीम भी इसके अंदर लाई जाती है, यानी कि ये चीजें इसके अंदर आती है। और रिसेंटली जो नेम, यानी कि एग्रीकल्चर मार्केट से रिलेटेड ये नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट, जिसमें ऑनलाइन एक तरह से एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया जाता है फार्मर्स को ऐप के थ्रू, जिससे वो कंज्यूमर और फार्मर कनेक्ट हो जाते हैं, बीच के बिचौलियों को दूर किया जाता है, मिडल मैन को दूर करने के लिए स्कीम लाई गई, ये भी इसके अंदर आती है। तो अब बात करते हैं जो चीज इसके अंदर नहीं आती, यानी कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना इसके अंदर नहीं आती। ये किसके अंदर आती है? ये आती है मल्टी एजेंसी फ्रेमवर्क के अंदर स्टैब्लिश की गई थी, जिसके अंदर मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर काम करती है। ठीक है, तो ये उसके अंदर ये काम करती है। ठीक है, आप ये बोल सकते हैं, या फिर आप बोल सकते हैं ये जो है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर है, उसके अंदर एक डिपार्टमेंट है एग्रीकल्चर कोऑपरेशन एंड फार्मर वेलफेयर, उसके अंदर ये स्कीम लॉन्च की गई थी। तो करेक्ट आंसर जो हमारा डी हो गया। डी का मतलब ये हमें ये बताना था जो इसके अंदर नहीं आती, यानी कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना इसके अंदर नहीं आती। तो करेक्ट आंसर आपका डी हो गया। अब आप ये कमेंट करके जरूर बताइए कि आपने कितने क्वेश्चन के आंसर सही किया है। वीडियो को लाइक जरूर करिए, अपने फ्रेंड्स में शेयर जरूर करिए, ताकि मैं मैक्सिमम लोगों तक पहुंच सकूं इस वीडियो के माध्यम से। और हाँ, अगर आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही इस वीडियो में।